हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 6 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 23 सॉल्व करेंगे। सभी स्टूडेंट्स अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे 16 दिसंबर 2020। लेट्स बिगिन टुडेज वर्कशीट। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम लेसन फेयर प्ले इसे ही कंटिन्यू रखेंगे जो कि आपने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था। तो सबसे पहले हम एक फन फैक्ट जानेंगे। डू यू नो, इन अ विलेज एल्डरली एंड वाइज पीपल आर चोजन बाय द लोकल कम्युनिटी टू सेटल फाइट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड विलेजेस। बच्चों, गांव में लोगों में अगर झगड़ा हो जाए या दो गांव के बीच में झगड़ा हो जाए तो उसको सेटल करने के लिए, मतलब उस लड़ाई झगड़े को शांत कराने के लिए गांव में कुछ बड़े लोगों को और कुछ बुद्धिमान लोगों को वहाँ की कम्युनिटी के द्वारा चुना जाता है। दिस असेंबली ऑफ 5 एल्डर इज़ नोन एज पंचायत। और जो चुने गए लोग होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो उन 5 लोगों का जो समूह होता है, असेंबली होती है, उसको पंचायत के नाम से जाना जाता है। द लीडर ऑफ पंचायत इज़ कॉल्ड एज मुखिया और सरपंच। और बच्चों, जो पंचायत होती है उसका जो लीडर होता है उस लीडर को मुखिया या सरपंच के नाम से जाना जाता है। बच्चों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 5 लोग हैं, ठीक है, जिनमें कि 4 पुरुष हैं और 1 महिला है। तो इन 5 में से कोई एक व्यक्ति सरपंच हो सकता है, ठीक है, जिसे कि मुखिया भी कह सकते हैं। और इन 5 लोगों को मिलाकर क्या बनी? एक पंचायत बनी। और इस पंचायत का काम क्या होता है? गांव के व्यक्तियों के बीच में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है या दो गांव के बीच में झगड़ा होता है तो उन झगड़ों को शांत करवाना या उनके बीच में समझौता कराना पंचायत का काम होता है। ठीक है बच्चों, तो फेयर प्ले वर्कशीट में हमने जाना था कि जब जुम्मन और अलगू 2 दोस्त थे और जुम्मन जिसके साथ की आंटी रहती थी उसकी, और वो अपनी आंटी को सही से बिहेव नहीं करता था, तो वो पंचायत के पास अपना झगड़ा लेकर पहुंची थी जिसमें कि पंचायत ने उनके केस को सॉल्व किया था। तो बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, उसे करते हैं। मैच द फ्रेजेज इन कॉलम ए विद फ्रेजेज इन कॉलम बी, फ्रेम कंप्लीट सेंटेंस। कॉलम ए और कॉलम बी में कुछ फ्रेजेस दिए हैं, इनको आपको सही से मैच करना है जिससे कि कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। तो फर्स्ट है जुम्मन एंड अलगू। तो जुम्मन और अलगू दोनों कौन थे बच्चों? जुम्मन एंड अलगू वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन और अलगू दोनों अच्छे दोस्त थे। जुम्मन्स ओल्ड आंट, जुम्मन की जो ओल्ड आंट थी, बूढ़ी आंटी थी, उन्होंने ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन को ट्रांसफ़र कर दी थी। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहले का ये है और दूसरे का ये है। ठीक है, अब तीसरा देखिए, आफ्टर अ कपल ऑफ ईयर्स। कपल ऑफ ईयर्स, कपल मतलब होता है 2, ठीक है, 2 साल के बाद जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ ओल्ड आंट। 2 साल में ही जुम्मन और उसकी फैमिली बूढ़ी आंटी से थक गए, मतलब उन्हें वो अपने साथ रखना नहीं चाहते थे। जुम्मन्स वाइफ ग्रिज्ड even the little food that old lady ate every day। जुम्मन की वाइफ बहुत ही परेशान थी, यद्यपि वो जो बूढ़ी लेडी थी, आंटी थी, वो दिन में बहुत थोड़ा खाना खाती थी फिर भी। लास्ट है जुम्मन्स आंट सैलोड। जुम्मन की जो आंटी थी, सैलोड मीन्स होता है निगल जाना, खाना खा लेना, एकदम सटक लेना, है ना। जुम्मन्स आंट सैलोड द फूड विद इंसल्ट फॉर अ फ्यू मंथ। जुम्मन की आंटी कुछ महीनों तक इंसल्ट के साथ खाना खाती रही। तो बच्चों, ये है हमारी करेक्ट मैचिंग। Now let us find out what happens next in the story। बच्चों, यहाँ तक हमने जाना कि जुम्मन और अलगू 2 दोस्त थे। उनकी जुम्मन की एक बूढ़ी आंटी थी जिन्होंने कि अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन को ट्रांसफ़र कर दी थी, और कुछ सालों के बाद जुम्मन उनसे बहुत थक गया था, मतलब उन्हें साथ नहीं रखना चाहता था। और जो जुम्मन की वाइफ थी वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी उन्हें अपने साथ रखना, यद्यपि वो दिन में बहुत थोड़ा सा खाना खाती थी। और कुछ महीनों तक जुम्मन की आंटी इंसल्ट के साथ वहाँ पर रहती रही। अब बच्चों, इससे आगे की कहानी पढ़ते हैं कि इससे आगे कहानी में क्या हुआ। तो देखिए, वन डे, एक दिन, अब इससे आगे की कहानी जानेंगे। वन डे सी स्पोक टू जुम्मन,
सी स्टैंड फॉर आंट। एक दिन आंटी ने जुम्मन से कहा, माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। ये स्पष्ट है, ऑब्वियस मतलब होता है क्लियर हो जाना, ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि तुम्हारे घर में मुझे कोई भी नहीं रखना चाहता है। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। तुम मुझे मंथली अलाउंस दो, मतलब हर महीने कुछ भत्ता दिया करो। मंथली मतलब महीने, अलाउंस मतलब भत्ता। तुम मुझे हर महीने कुछ भत्ता दिया करो जिससे कि मैं अपना सेपरेट किचन बना सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। इतना सुनकर जुम्मन ने कहा कि मेरी वाइफ बहुत अच्छी तरह जानती है कि घर को कैसे चलाया जाता है। बी पेशेंस, धैर्य रखो। सैड जुम्मन सेमलेसली, सेमलेसली मतलब शर्म भरी बातों से, उसने शर्म के साथ बेशर्म होकर, सेमलेस मतलब बेशर्म होकर ये बातें कह दी। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री। इससे उसकी आंटी बहुत नाराज हुई। एंड सी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। और फिर उन्होंने निर्णय किया कि वो इस झगड़े को, अपने केस को विलेज की पंचायत तक लेकर जाएंगी, क्योंकि पंचायत इस तरह के केस सॉल्व कर देती है। फॉर मैनी डेज, कुछ दिनों तक, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. कुछ दिनों तक जो ओल्ड लेडी थी वो देखी गई कि वो गांव के लोगों को अपना केस एक्सप्लेन करती थी, मतलब सभी को बताती थी कि उसने अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन को ट्रांसफ़र कर दी है। बट नाउ शी वॉज नॉट वांटेड इन हिज हाउस। लेकिन अब वो उसके घर में कोई उसे रखना नहीं चाहता है। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, कुछ लोगों की उसके प्रति सिंपैथी थी, सहानुभूति थी। अदर लाव्ड एट हर, लेकिन कुछ लोग उस पर हंसते थे। एंड अ फ्यू अदर एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। एंड अ फ्यू अदर एडवाइज्ड, और कुछ लोगों ने उसे सलाह दी टू मेक इट अप विद नेफ्यू एंड हिज वाइफ, कि वो अपने नेफ्यू और उसकी वाइफ के साथ बैठकर समझौता कर ले। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इसके बेस पर यहाँ पर क्वेश्चन 2 है। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग चूज द करेक्ट वर्ड मीनिंग फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। यहाँ पर वर्ड दिए हुए हैं और यहाँ इनकी मीनिंग दी हुई है। तो बच्चों आपको क्या करना है, राइट दैम इन स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पर जो स्पेस दिया है वहाँ पर ये वर्ड लिखने हैं। ठीक है, तो लिखते हैं। पहला वर्ड है अलाउंस। अलाउंस का मतलब होता है बच्चों भत्ता देना। ठीक है, तो आप इसे यहाँ लिखेंगे एन अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, एन अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड है पेशेंस। पेशेंस मतलब होता है बच्चों धैर्य रखना। पेशेंस का मतलब है धैर्य रखना, तो ये नंबर 2 पर आ जाएगा, टू स्टे काम। ठीक है, नंबर 3 है सेमलेसली। सेमलेसली, तो इसकी जगह आ जाएगा थर्ड वाला, नॉट फीलिंग बैड about doing something bad। ठीक है, ये थर्ड वाला आ जाएगा, यहाँ से ये पूरा लिख दोगे आप। ठीक है, उसके बाद बच्चों इसके बाद आप लिख दोगे ये नॉट डूइंग समथिंग बैड। नंबर 4 है सिंपैथाइज्ड। तो सिंपैथाइज्ड का मतलब होता है टू फील सॉरी फॉर समवन। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये आपकी वर्कशीट हुई। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। और बेटा अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको वर्कशीट अच्छी तरह समझ आई तो आप इसे लाइक ज़रूर करना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।